नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का डीयू की पढ़ाई हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सब्सक्राइब कीजिए और देखिए सभी विषयों के लेक्चर्स और नोट्स हिंदी में। तो भैया इस वीडियो में हम जो आपका वैल्यू एडिशन कोर्स है कल्चर एंड कम्युनिकेशन यानी संस्कृति और संचार, इसका चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं और तीसरे चैप्टर का नाम है दैनिक जीवन में प्रभावी संचार यानी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन इन डेली लाइफ। तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यार संचार की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, हमें अपनी बातें दूसरों से कहनी होती हैं और यही चीज़ें कैसे और इफ़ेक्टिव तरीके से कही जा सकें। जो संचार है, संचार कौशल हैं आपके अंदर, जो स्किल्स हैं, उनको और प्रभावी कैसे बनाया जा सके, इसी के इर्द गिर्द ये जो है चैप्टर होने वाला है। इसमें पहला टॉपिक है सिलेबस में सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी एम्पैथेटिक लिसनिंग। फिर हम पढ़ेंगे इसमें विचार पूर्वक बोलना और अगला टॉपिक होगा विश्लेषणात्मक पठन और फिर लास्ट टॉपिक सूचित लेखन। ठीक है, उसके बाद फिर इस चैप्टर के हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस नोट्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी सारे सब्जेक्ट के नोट्स और लेक्चर्स हिंदी में अवेलेबल हैं। और डीयू से संबंधित सभी नोटिफिकेशंस और अपडेट्स के लिए हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपका कोई प्रश्न है तो हमें आप डीएम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रभावी संचार आखिर क्या होता है। हम प्रभावी संचार बोलते किसे हैं, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है क्या। ठीक है, तो प्रभावी संचार वो प्रक्रिया होती है जिसमें एक व्यक्ति यानी प्रेषक अपने विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को दूसरे व्यक्ति यानी प्राप्तकर्ता तक इस प्रकार पहुंचाता है कि वो सही तरीके से समझा जा सके और उस पर उचित प्रतिक्रिया मिल सके। ठीक है, तो जब भी लोग बातचीत करते हैं, दो या दो से अधिक लोग बातचीत कर रहे होते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे होते हैं, तो उसमें जो व्यक्ति अपनी बात कहता है उसको बोलते हैं प्रेषक। ठीक है, जो अपनी बात दूसरे व्यक्ति को बता रहा है उसको कहते हैं प्रेषक। और जिस तक सूचना पहुंचती है, जो व्यक्ति उसकी बात को सुनता है, उसको कहते हैं प्राप्तकर्ता। यानी जिस जिस व्यक्ति तक मैसेज पहुंचाया जाए उसको कहेंगे प्राप्तकर्ता। तो संचार में ये दो व्यक्ति होते हैं। और संचार, प्रभावी संचार वो प्रक्रिया होती है जिसमें प्रेषक और प्राप्तकर्ता अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, अपनी विचारों को व्यक्त करते हैं और इस तरीके से व्यक्त करते हैं ताकि वो दोनों लोग आपस में समझ सकें। ठीक है, तो बात कही क्या जा रही है इसको ठीक तरीके से समझा जा सके। और जब बात ठीक तरीके से समझी जाएगी तो उस पर उचित प्रतिक्रिया भी देना आसान होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम प्रभावी संचार। और जब हम प्रभावी ढंग से संवाद करते हैं तो संदेश भेजने वाला और प्राप्त करने वाला दोनों ही संतुष्ट महसूस करते हैं, वरना दोनों के दिमाग में चलता रहता है भैया पता नहीं क्या बोल दिया, समझ में ही नहीं आया। ठीक है, और इससे फिर गलतफहमी की संभावना कम हो जाती है और समझदारी बढ़ती है। ये किसी भी संगठन की बात हो या व्यवसाय की बात हो, चाहे व्यक्तिगत संबंधों की बात हो, सभी जगह ये प्रभावी संचार का जो कौशल है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब प्रभावी संचार के कुछ महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, उन तत्वों पर हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला तत्व है स्पष्टता। जो संचार है वो स्पष्ट होना चाहिए। जो संदेश आप देना चाह रहे हैं, जो भी अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक आप पहुंचाना चाह रहे हैं, उसमें संदेश की स्पष्टता होनी चाहिए। तो संदेश स्पष्ट और सटीक होना चाहिए ताकि कोई भ्रम ना हो और कोई गलतफहमी ना हो। दूसरा तत्व है सुनना। प्रभावी संचार में सिर्फ बोलना ही महत्वपूर्ण नहीं है, सुनना भी चाहिए आपको दूसरों को। तो प्रभावी संचार में सुनना महत्वपूर्ण है। दूसरे व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनिए, वो क्या कह रहा है, तभी आप उसके उसके बातों को उसके बातों की प्रतिक्रिया दे पाएंगे, है ना। और फिर तीसरा है प्रासंगिकता। संदेश प्राप्तकर्ता के लिए प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होना चाहिए। फिर प्रतिक्रिया, प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया से ये सुनिश्चित होता है कि वो संदेश सही तरीके से समझ गया है। और उसके बाद सहानुभूति, प्रेषक को प्राप्तकर्ता की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो व्यक्ति अपनी बात कह रहा है उसको जो प्राप्त करता है, जो व्यक्ति उसकी बात को सुनेगा, उसकी भावनाओं को और दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये प्रभावी संचार के प्रमुख तत्व हैं, आपको बोलते समय इनका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है,
फिर प्रभावी संचार एक ऐसा कौशल है जिसे समय के साथ विकसित किया जा सकता है। धीरे धीरे आप जब लोगों से बात करना सीखते हैं तो ये एक धीरे धीरे विकसित होने वाली प्रक्रिया है ना। एक दिन में आप महारथी नहीं हो जाते हैं। अभ्यास और जागरूकता के साथ आप अपने संचार कौशल में सुधार कर सकते हैं और अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बेसिकली है प्रभावी संचार होता क्या है और उसके प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। आते हैं पहले टॉपिक पर, जो कि है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी इम्पैथेटिक लिसनिंग। इम्पैथी के बारे में हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा है कि इम्पैथी क्या होती है। इम्पैथी क्या होती है? दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को समझने की कोशिश करना, और उसको हम कहते हैं इम्पैथी। अब इम्पैथी के साथ सुनने की जो कला है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सहानुभूतिपूर्ण श्रवण यानी इम्पैथेटिक लिसनिंग एक ऐसी कला है जिसमें हम किसी व्यक्ति की बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उनकी भावनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं कि व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनना है और उनकी भावनाओं को समझना है, वो उनकी फीलिंग्स क्या हैं और वो कहना क्या चाहते हैं। इन दोनों चीज़ों को ध्यान से समझने की कोशिश करना है। इसको बोलते हैं एम्पैथेटिक लिसनिंग। इसमें हम अपने पूर्वाग्रहों और विचारों को एक तरफ रखकर पूरी तरह से उस व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखते हैं। तो आपके अंदर जो पूर्वाग्रह हैं किसी व्यक्ति के बारे में, जो भी आपके मन में विचार होते हैं कि अरे ये तो बड़ा ख़राब आदमी है, या ये तो बढ़िया अच्छा आदमी है, या ये गधा है, वगैरह वगैरह, ये सारे जो पूर्वाग्रह होते हैं आपके किसी भी व्यक्ति के प्रति, इन सबको एक तरफ रखकर, इन सबको अलग रख कर के आप उस व्यक्ति की स्थिति में खुद को रखते हैं कि चलो तुम जो अपनी बात कह रहे हो उसको पहले कह लो, अपने अंदर जो आपके विचार हैं उसको आप साइड में रख दीजिए। और फिर ये केवल शब्दों को सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि व्यक्ति के अनुभवों को महसूस करना। मेन पॉइंट यही है कि सुनना एक तो होता है कि आप एक कान से सुनेंगे और दूसरे कान से निकाल देंगे, और दूसरा होता है आप ध्यान से सुनते हैं, उनके जो अनुभव हैं वो आप खुद पर भी महसूस करते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और उनके साथ भावनात्मक संबंध बनाने की कोशिश करना सहानुभूतिपूर्ण श्रवण के लिए महत्वपूर्ण होता है। अतः ये ध्यानपूर्वक सुनने का ही एक विस्तार है। ठीक है, और पर फिर क्या होता है कि इसमें भावनाओं के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होती है, और सहानुभूतिपूर्वक सुनने से वक्ता को ये महसूस करने का मौका मिलता है कि उनकी बात सुनी जा रही है, और इसलिए वे अधिक खुले और स्पष्ट रूप से संवाद कर पाते हैं। तो जब आप इस तरीके से लोगों को सुनते हैं, उनकी भावनाओं को समझते हैं, ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी बातों को उनकी आंखों में आंख डाल के सुनते हैं, और तो क्या होता है कि जब जो व्यक्ति अपनी बात आपसे कह रहा होता है वो और ठीक तरीके से कह पाता है और खुले दिल से संवाद कर पाता है कि अच्छा भाई मेरी बात सुन रहे हैं, यानी मैं अपनी बात को इनसे खुले दिल से कह सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका मुख्य उद्देश्य आमतौर पर वक्ता को समर्थन या प्रोत्साहन प्रदान करना होता है। तो ये है सहानुभूतिपूर्ण श्रवण। अब नीचे लिखे यहाँ पे कुछ उदाहरण भी हैं, आप इसे और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई भाई है, छोटा भाई है, स्कूल से घर आता है और आपको उदास दिखता है। आप उससे पूछते हैं कि भैया बताओ क्या हो गया तुमको, और वो कहता है कि उसके किसी सहपाठी ने उसे तंग किया या फिर पीट दिया है। आप उसकी बात को ध्यानपूर्वक सुन सकते हैं, अपना समर्थन दे सकते हैं कि मेरी भी ऐसे पिटाई होती थी भाई, कोई बात नहीं। अगले दिन आप स्कूल में जाकर उसकी शिकायत कर सकते हैं या फिर उसे समझा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। और दूसरा फिर यहाँ पे एग्जांपल है, मान लीजिए आपकी कोई दुकान है और उस दुकान से आपका कोई ग्राहक या कोई वस्तु या सेवा से असंतुष्ट है, कोई सामान खरीद के लेकर के गया है और वो फिर आकर के आपको शिकायत कर रहा है। मान लीजिए दूध का कोई पैकेट लेके गया और वो एक्सपायर्ड निकल गया, अब वो वापस करने आए हैं आपको कि भैया ये तो ख़राब है, बदल के दूसरा दे दो। और आप वहाँ पे उससे लड़ने लग गए कि भैया लेके गए थे तो तुमको देख के जाना चाहिए था कि ये ख़राब है, यहीं पे बदल के लेके जाना चाहिए था। अब तुम जो है ख़राब वाली पैकेट ला के मुझको दे रहे हो, मैं वापस नहीं करूँगा। इस तरीके से आप उल्टा सीधा बोलेंगे तो वो ग्राहक आपका आपसे नाराज़ हो जाएगा और फिर दोबारा आपके दुकान पे भी नहीं आएगा, और पता चलेगा कि 2-4 ठहाके भी लगा दिए कि पैसे भी ले लिए और एक्सपायर्ड दूध दे के भेज दिया है मेरे को। तो इससे बेहतर क्या होगा कि आप उसके प्रति सहानुभूति दिखाएं, सहानुभूतिपूर्वक उसकी बात को सुने, उसकी शिकायत को ठीक से सुने और उसे आश्वासन दें कि हम आपकी समस्या को हल करने के लिए तैयार हैं, मैं आपको दूध का पैकेट दूसरा दे दूंगा, अगर ख़राब था तो कोई बात नहीं।
और उनसे फिर बता सकते हैं कि आप हमको बताइए कि हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से जब आप सुनते हैं और अपनी बातों को कहते हैं, तो आपका बेहतर प्रभाव पड़ता है और आप एक अच्छे श्रोता और अच्छे वक्ता हो पाते हैं। अगले टॉपिक पर आते हैं, विचार पूर्वक बोलना। ठीक है, तो विचार पूर्वक बोलना इंग्लिश में बोलते हैं कंसिडरेट स्पीकिंग। इसका अर्थ होता है कि अपनी बातों को सोच समझकर संवेदनशीलता के साथ सम्मानपूर्वक व्यक्त करना। जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपके मन में विचार हैं, उनको सोच समझकर ठीक तरीके से बोलें, संवेदनशीलता के साथ बोलें, सम्मानपूर्वक व्यक्त करें। इसको कहते हैं कंसिडरेट स्पीकिंग। और इसके लिए उचित उचित शब्दों का चयन महत्वपूर्ण होता है, और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना ज़रूरी होता है कि हमारी बातों से सामने वाले को किसी प्रकार की ठेस या असुविधा ना पहुँचे और कोई गलतफहमी उत्पन्न ना हो। तो जब भी आप बोलते हैं, विचारपूर्वक बोलते हैं, तो आपको ठीक तरीके से शब्दों का चयन करना होता है। आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं जो किसी और को तकलीफ़ पहुंचाए या फिर उन्हें असुविधा ना हो, ऐसे शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अपनी बात को आप क्लियरली बोलते हैं ताकि आपकी बात ठीक से समझी जा सके और लोगों में कोई भी गलतफहमी उत्पन्न ना हो। इसको कहते हैं विचारपूर्वक बोलना। तो जब हम विचारशील होकर बोलते हैं, तो हमें सुने जाने और समझे जाने की संभावना अधिक होती है और आपके प्रति लोगों का विश्वास भी बढ़ता है। तो ये है विचारपूर्वक बोलना। अब विचारपूर्वक बोलने के कुछ प्रमुख तत्व हैं। पहला है स्पष्टता। जब आप विचारशील होकर बोलते हैं, तो आपके शब्दों में, आपके विचारों में स्पष्टता होती है, और इसका अर्थ है कि आपके विचार और शब्द साफ और सुबोध होने चाहिए। जटिल विचारों को भी आप सरल तरीके से प्रस्तुत करें ताकि श्रोता जो है वो आसानी से आपके विचार, आपकी बातों को समझ सके। दूसरा प्रमुख तत्व है बोलने का लहजा। किसी भी संवाद में आपकी आवाज़ का लहजा आपके शब्दों जितना ही महत्वपूर्ण होता है। आप कैसे बोल रहे हैं, ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं या फिर धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, या आप इतना ज़ोर ज़ोर से भाषण देने लग गए कि सब उठ के भाग गए, तो आपकी आवाज़ का लहजा भी महत्वपूर्ण होता है। और इसलिए ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि आप कैसी आवाज़ में बोल रहे हैं। आक्रामक या मजाक उड़ाने वाले लहजे में बोलने से बचना चाहिए। फिर तीसरा इसका प्रमुख तत्व है भाषा का ध्यान रखें। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से बचें जो लोगों के लिए भेदभावपूर्ण हो या फिर आक्रामक हो। मान लीजिए आप किसी ऐसे या विदेश में कहीं भाषण देने गए हैं, आप वहाँ हिंदी में बैठ के भाषण देंगे और सारे वहाँ पे अंग्रेज बैठे हैं, तो दिक्कत हो जाएगी क्योंकि उनको समझ में ही नहीं आएगा, है ना। या फिर आप साउथ इंडिया में गए हैं या वहाँ पे आप हिंदी में भाषण दे रहे हैं, तो वहाँ पे भी दिक्कत हो जाएगी अगर उन्हें हिंदी नहीं आती है तो ये भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि कहाँ पे कौन सी भाषा का इस्तेमाल करना है। और इसमें रूढ़िवादिता, सामान्यीकरण और गाली गलौज से भी बचना है। और ये सारे शब्द, गाली गलौज वाले शब्द और स्टीरियोटाइपिंग जैसी जो चीज़ें हैं, इसे अपने भाषा के प्रयोग में नहीं लानी है। चौथा पॉइंट है समय का ध्यान रखें। अनुचित समय या स्थान पर संवेदनशील विषयों को उठाने से बचें। उदाहरण के लिए, मीटिंग से ठीक पहले अपने बॉस के साथ मुश्किल बातचीत शुरू करना शायद अच्छा विचार नहीं है। अगर मान लीजिए आपके बॉस के साथ मीटिंग है अगले घंटे में, आप उसके मीटिंग से पहले आपने जाके बोल दिया कि सर मेरी सैलरी बढ़ा दो। पता चला बॉस जो है उसका मूड ठीक नहीं था। अब मीटिंग में आपने ज्वाइन किया तो मीटिंग में आपको फायर कर दिया गया कि चलो भैया पैसा बहुत ज़्यादा तुम मांगने लग रहे हो, तुमको जो है कंपनी से फायर आउट कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण होता है कि कब क्या चीज़ें बोलनी है, कौन सी बातें कहाँ कहनी है। पब्लिक में कोई चीज़ अगर किसी व्यक्ति से नहीं कहना है, उनको प्राइवेटली जाके आप समझा दीजिए। तो समय का ध्यान रखना भी महत्वपूर्ण होता है। पांचवा, क्षमा मांगना सीखें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है या फिर आपकी बात से किसी को ठेस पहुंच जाती है, तो आप ईमानदारी से माफ़ी मांग लीजिए। और आप वहाँ पे कह सकते हैं कि मुझे खेद है कि मेरे शब्दों ने आपको दुख पहुंचाया, ये मेरा इरादा नहीं था, जो आपने समझा ये मेरा तात्पर्य नहीं था, मैं कुछ और कहना चाहता था। तो क्षमा मांगना भी सीखना है आपको। और फिर छठवां है शारीरिक भाषा का भी उपयोग करें। याद रखें कि संचार केवल शब्दों तक ही सीमित नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी इम्पॉर्टेंट है। चेहरे का हाव भाव, आवाज़ का स्वर भी महत्वपूर्ण होता है।
और अपने हाथ आप कैसे घुमा रहे हैं, इधर उधर ऑडियंस में नज़रें मिला रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी महत्वपूर्ण होती हैं। जब आप किसी से मान लीजिए जब आप किसी की बात सुन रहे हों तो उनकी ओर मुड़े, आँखों का संपर्क बनाएं और सिर हिला करके, जब आप उनकी बात समझ रहे हो तो आप सिर हिला करके समझ दिखा सकते हैं। तो ये सारे प्रमुख तत्व हैं विचारपूर्वक बोलने के लिए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आते हैं फिर अब अगले टॉपिक पर, विश्लेषणात्मक पठन। अब एक तो पढ़ना भी तो कई प्रकार का होता है। क्या होता है कि एक तो लोग आराम से पढ़ते हुए चले जाते हैं, एक नज़र में ही पूरा उनको ज्ञान की गंगा उनके दिमाग में बहने लगती है कि बस भैया पढ़ लिया और धारा प्रवाह हो गए। और एक व्यक्ति होता है जो आराम से पढ़ता है, ध्यानपूर्वक चीज़ों का विश्लेषण करते हुए पढ़ता है और फिर उसके समझने की जो संभावना है वो ज़्यादा होती है। तो यही है विश्लेषणात्मक पठन। तो पढ़ने का अर्थ सिर्फ शब्दों को देखना और उन्हें समझना नहीं है, ये एक जटिल प्रक्रिया है जो हमारे मस्तिष्क को नई जानकारी को समझने, उसका विश्लेषण करने और उसे संशोधित करने की अनुमति देती है। विश्लेषणात्मक पठन यानी एनालिटिकल रीडिंग इस प्रक्रिया का एक अनंत रूप है जो पाठक को पाठ के गहरे अर्थ को समझने और उसकी आलोचनात्मक समीक्षा करने में सक्षम बनाता है। तो जब आप विश्लेषण करते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं तो आपकी समझ और ज़्यादा बढ़ती है। आप जो डीप मीनिंग है उस लाइन का या फिर आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका जो गहरे अर्थ है उसको आप समझते हैं और आप उसकी आलोचनात्मक समीक्षा कर पाते हैं कि अच्छा कोई चीज़ लिखी गई है तो इसका क्या कारण है, इसके क्या स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से ये चीज़ें ली गई हैं, लेखक का तात्पर्य क्या है, ये सारी चीज़ें आप फिर विश्लेषण करते हुए पढ़ते हैं। आज के सूचनाओं के युग में जहां हम हर दिन विभिन्न स्रोतों से बड़ी मात्रा में जानकारी प्राप्त करते हैं, इस समय विश्लेषणात्मक पठन एक महत्वपूर्ण कौशल बन गया है। ये हमें न केवल जानकारी को समझने में मदद करता है बल्कि उसकी प्रामाणिकता, प्रासंगिकता और महत्व का मूल्यांकन करने में भी सहायता करता है। अब मान लीजिए आपको लाल किला जाना है, आपने गूगल पे सर्च किया, कोई वेबसाइट खुल के आ गई, वहाँ पे आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड करी गई है और अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा और आपने उसकी उसकी प्रामाणिकता को नहीं जांचा होगा तो हो सकता है कि उस वेबसाइट पे गलत इन्फॉर्मेशन कुछ प्रोवाइड कर दी गई हो और आप लाल किला की जगह पता चले उसने ताजमहल का रूट आपको बता दिया हो तो आप गलत जगह पहुंच जाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आज के सूचनाओं के युग में जहाँ पे इतनी भारी मात्रा में जानकारी उपलब्ध होती है तो विश्लेषण करते हुए चीज़ों को पढ़ना, जानकारी को समझना, उसकी प्रामाणिकता को देखना, उसकी प्रासंगिकता को देखना, इन चीज़ों का मूल्यांकन करना ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। और ये विश्लेषणात्मक पठन एक ऐसी शैली है जिसमें पाठक सक्रिय रूप से पाठ के साथ जुड़ता है। ये विषय के सतही समझ से परे जाता है, मतलब ऊपर ऊपर से पढ़ने का मतलब विश्लेषणात्मक पठन नहीं होता, उसके गहरे अर्थ को समझना होता है और पाठक को निम्नलिखित चीज़ें करने में सक्षम बनाता है। तो जब आप विश्लेषण करते हुए चीज़ों को पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि आप पाठ का गहन विश्लेषण करते हैं। इसमें जो लेखक के तर्क होते हैं, उनके द्वारा उपयोग किए गए जो प्रमाण होते हैं, लेखक कुछ भी लेख लिखता है तो उनके प्रमाणों को भी लिखता है कि मेरे द्वारा कहे गए इस कथन का ये प्रमाण है, मैंने इस किताब से लिया है, या कोई फलानी रिसर्च है, इसके रिसर्च में ये सारी लाइनें आई हैं, इनका उपयोग ये है, ये प्रमाण है, वगैरह वगैरह। और निष्कर्षों का मूल्यांकन शामिल है। और फिर इसमें दूसरा पॉइंट है फिर अंतर्निहित अर्थ की खोज। ये पाठक को पंक्तियों के बीच पढ़ने और लेखक के छुपे हुए संदेश या इरादों को समझने में मदद करता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, रीडिंग बिटवीन द लाइंस। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, आलोचनात्मक सोच का विकास होता है। ये पाठक को विश्लेषणात्मक पठन पाठक को प्रस्तुत की गई जानकारी पर सवाल उठाने और अपने स्वयं के निष्कर्ष निकालने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो जब आप चीज़ों को इस तरीके से पढ़ते हैं तो आप उससे सवाल भी पूछते हैं कि अच्छा, लेखक ने कोई चीज़ लिखी है तो क्यों लिखी होगी, इसके पीछे के तर्क क्या हैं, आप अपने सवाल बनाते हैं और आप अपना स्वयं का निष्कर्ष निकालते हैं जो भी आपको समझ में आता है। फिर संदर्भ का विश्लेषण, ये पाठक को पाठ को उसके ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी समझने में मदद करता है।
और फिर लेखक की जो लेखन शैली है, भाषा के उपयोग और पाठ के संगठन का विश्लेषण करने में भी मदद करता है। तो इस तरीके से ये विश्लेषणात्मक पठन हो गया। अब हम देखते हैं कि कैसे हमें पढ़ना है विश्लेषण करते हुए चीज़ों का। तो सबसे पहला स्टेप है पूर्व पठन। एक सरसरी निगाह दौड़ानी है किसी भी चीज़ को आप पढ़ने से पहले। जैसे होता है ना कि आप कोई चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो आप उसका पूरा पहले ओवरव्यू लेते हैं कि अच्छा कितने पेजेस में है चैप्टर, कौन कौन से इसमें टॉपिक्स कवर किए जाते हैं, कौन कौन से सब टॉपिक्स होने वाले हैं, और कौन कौन से चित्र वगैरह बने हैं। इस तरीके से इसको बोलते हैं पूर्व पठन। तो पाठ का परिचयात्मक अवलोकन करें, शीर्षक, उपशीर्षक, किसी भी चित्र या आरेख पर ध्यान दें, लेखक के बारे में जानकारी एकत्र करें, पाठ के उद्देश्य और संभावित दर्शकों के बारे में सोचें। तो ये पहला स्टेप है विश्लेषणात्मक पठन का। दूसरा, सक्रिय पठन। अब धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। जब आपने ओवरव्यू ले लिया चैप्टर का तो आप धीरे धीरे फिर ध्यान से पढ़ना शुरू करें। मुख्य विचार जो हैं लेखक के या फिर जो सहायक विवरण हैं उनको पहचानें। अज्ञात शब्दों या संदर्भों को चिन्हित करें। जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिए, उसको भी ढूंढने की कोशिश कीजिए। आप जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं अपना प्रश्न खुद बनाइए और महत्वपूर्ण बिंदुओं को हाईलाइट कर लीजिए या उनका नोट्स बना लीजिए। यह हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है विश्लेषण करना। तो जब आप पढ़ लेते हैं तो फिर लेखक के जो मुख्य तर्क हैं उनको पहचानें। उपयोग किए गए जो प्रमाण हैं या जो भी चीज़ें लेखक ने कही हैं उनकी वो क्या प्रमाण प्रस्तुत कर रहा है उसका भी मूल्यांकन करें। लेखक की जो पूर्व धारणाएं रही हैं या कोई पूर्वाग्रह है तो उसकी भी पहचान करें। पाठ की तार्किकता क्या है उसका आकलन करें। पाठ को अन्य स्रोतों या अपने स्वयं के ज्ञान से संबंधित करें। तो ये हो गया विश्लेषण करना। फिर चौथा पॉइंट है आलोचनात्मक मूल्यांकन करना। पाठ के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करें। लेखक के दृष्टिकोण और अपने स्वयं के दृष्टिकोण की तुलना करें कि आप क्या सोचते हैं और लेखक क्या क्या विचार है, पाठ का क्या प्रभाव है और आज के समय में उस पाठ की क्या प्रासंगिकता है। अपने स्वयं का फिर निष्कर्ष निकालें। तो इस तरीके से आप विश्लेषण करते हुए चीज़ों को पढ़ना है। ये 4 पॉइंट्स हैं। इस तरीके से आप किसी भी पाठ को पढ़ेंगे, किसी भी निबंध को पढ़ेंगे या किसी भी लेख को पढ़ेंगे तो आपकी समझ और ज़्यादा विकसित होगी और आप चीज़ों को और गहरे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया विश्लेषणात्मक पठन के बारे में। अगले टॉपिक पर आते हैं, सूचित लेखन। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फॉर्म्ड राइटिंग। सूचित लेखन, इसको प्रामाणिक लेखन भी कहा जाता है। तो सूचित लेखन या प्रामाणिक लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लेखक अपने विषय को गहन शोध और विश्लेषण के आधार पर लिखता है। तो जो लेखक होता है जब वो किसी भी चीज़ पर, किसी भी विषय पर लिखने बैठता है तो उसके पहले वो पूरी रिसर्च करता है। मान लीजिए किसी टॉपिक पर निबंध लिखना है तो उसके पहले वो लेखक पूरी रिसर्च करेगा कि ये इस टॉपिक में हम क्या क्या लिख सकते हैं, कौन कौन से फैक्ट्स प्रस्तुत कर सकते हैं, तथ्य कौन कौन से हम दे सकते हैं, कौन कौन सा उदाहरण दे सकते हैं। सारी चीज़ें पूरा विश्लेषण करके उसके बाद जो लेख लिखा जाता है लेखक के द्वारा उसको हम कहते हैं प्रामाणिक लेखन या सूचित लेखन। और ये केवल जानकारी प्रस्तुत करने से कहीं अधिक है। ये एक ऐसा लेखन है जो पाठक को नए दृष्टिकोण, गहरी अंतर्दृष्टि और सोचने के लिए नए विचार प्रदान करता है। ठीक है, तो जो एक प्रामाणिक लेख होता है वो सिर्फ एक आराम से लिखा गया लेख नहीं होता, उसमें बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन होती है। और जब कोई व्यक्ति उस लेख को पढ़ता है तो उसे नए दृष्टिकोण मिलते हैं, नई जानकारियाँ मिलती हैं और उसमें गहरी अंतर्दृष्टि मिलती है उस लेख के अंदर और नए विचारों के लिए वो प्रोत्साहित करता है लेख। चाहे आप एक शैक्षणिक निबंध लिख रहे हो या फिर एक व्यावसायिक रिपोर्ट तैयार कर रहे हो या एक ब्लॉग पोस्ट बना रहे हो, सूचित लेखन आपके काम को अधिक प्रभावशाली और विश्वसनीय बनाता है। तो कहीं भी आप लेख लिख रहे हो, आप असाइनमेंट बनाते हैं, उसके पहले आप पूरी रिसर्च करके अगर आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसकी जो वैल्यू है कहीं ज़्यादा होती है। आपने जो जानकारियाँ उसमें लिखी होती हैं वो और ज़्यादा बेहतर होती हैं। अब इसमें यहाँ पे नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। एक सूचित लेख विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों से एकत्र की गई जानकारी पर निर्भर करता है।
और लेख में सत्यापित तथ्यों और आंकड़ों का उपयोग किया जाता है। ये विभिन्न विचारों और दृष्टिकोणों को प्रस्तुत करता है। सूचित लेख में केवल जानकारी प्रस्तुत नहीं होती बल्कि उसका विश्लेषण भी होता है। कोई चीज़ लिखी गई है तो उसका गहरा अर्थ क्या है, इसको भी वहाँ पे डिस्क्राइब किया जाता है। इससे पाठक को सोचने के लिए प्रेरित होता है और उनके मन में नए विचार और प्रश्न उत्पन्न होते हैं। लेखक में उपयोग की गई जानकारी के स्रोतों का स्पष्ट उल्लेख होता है। तो जो भी लेख लिखा जाता है वो कहाँ से लिया गया है, उसके लिए जानकारी कहाँ से जुटाई गई है। जब आप असाइनमेंट बनाते हैं तो उसमें आप एक पीछे पेज लगाते हैं बिब्लियोग्राफी का, कि आपने कहाँ से जानकारी जुटाई है, किस किताब से, किस वेबसाइट से, उसी को बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि लेख में उपयोग की गई जानकारी के स्रोतों का स्पष्ट उल्लेख होता है, तो इसको कहते हैं सूचित लेखन। अब इसके कई सारे लाभ होते हैं। सूचित लेखन के कई लाभ हैं। शोध आधारित लेखन आपके काम को अधिक विश्वसनीय बनाता है। जब रिसर्च बेस्ड चीज़ों को आप लिखते हैं तो उसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा होती है और ये आपको अपने विषय की गहराई में जाने और उसे बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। गहन शोध अक्सर नए विचारों और अंतर्दृष्टि की ओर ले जाता है। सूचित लेखन पाठकों को अधिक प्रभावित करता है और उन्हें सोचने के लिए प्रेरित करता है। ये आपके अनुसंधान, विश्लेषण और लेखन कौशल को बेहतर बनाता है। तो जब आप कोई लेख लिखते हैं और वो प्रामाणिक लेख होता है, सूचनाओं के आधार पर लिखा गया लेख होता है, तो आप उसके लिए रिसर्च करते हैं, तो इससे आपकी जो रिसर्च स्किल है वो भी बेहतर होती है। एनालिटिकल स्किल्स यानी विश्लेषण करने की क्षमता वो भी बेटर होती है और जो लेखन कौशल है आपका समग्र, वो भी बेहतर बनता है। ठीक है, तो ये था लास्ट टॉपिक, सूचित लेखन यानी इन्फॉर्म्ड राइटिंग। और सारी चीज़ें, सारे जो टॉपिक्स हैं इनको हमने डिटेल में पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं कुछ जो पिछले वर्ष के प्रश्नोत्तर हैं इस पाठ से संबंधित। पहला प्रश्न यहाँ पे आया हुआ है कि क्या सोच समझकर बोलना सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने और गलतफहमियों को कम करने में योगदान देता है? ये जो हमने टॉपिक पढ़ा अभी ऊपर, विचारपूर्वक बोलना, कंसिडरेट स्पीकिंग, उससे संबंधित ये प्रश्न है। और सोच समझकर बोलने से जो आपके संबंध हैं वो सकारात्मक होते हैं और गलतफहमियों को दूर करने में योगदान देता है सोच समझकर बोलना। आपको एक्सप्लेन करना है कि कैसे। तो जी बिल्कुल, सोच समझकर बोलना निश्चित रूप से सकारात्मक संबंधों को बढ़ावा देने और गलतफहमियों को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम विचारशील होकर बोलते हैं तो हम ये ध्यान रखते हैं कि हमारी बातों से सामने वाले को किसी प्रकार की ठेस या असुविधा ना पहुँचे, इससे हमारे संबंध बेहतर होते हैं। तो यहाँ पे आप डिटेल में पूरा आंसर PDF से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसी दो पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से है और इसमें आपको 3 टॉपिक्स दिए गए थे। पहला, डिजिटल युग में सूचनाप्रद लेखन की आवश्यकता। सूचनाप्रद लेखन यानी प्रामाणिक लेखन या सूचित लेखन, जो भी टॉपिक हमने ऊपर पढ़ा वही है, इसी को हम सूचनाप्रद लेखन भी बोलते हैं। फिर दूसरा यहाँ पे विचारशील वक्तव्य या विचारपूर्ण बोलना, कंसिडरेट स्पीकिंग, वही ऊपर वाला टॉपिक। उसके बाद फिर तीसरा है श्रोता और वक्ता दोनों के लिए सहानुभूतिपूर्वक श्रवण, जो पहला टॉपिक था इस चैप्टर का, उसके बारे में है। श्रोता और वक्ता दोनों के लिए सहानुभूतिपूर्वक श्रवण के अभ्यास करने के लाभ। तो यहाँ पे आप पूरी टिप्पणी सब पे लिख करके आपको दे दी गई है, आप PDF में से आंसर को पढ़ लीजिएगा। बाकी जो चीज़ें थी, सारे टॉपिक्स को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं या फिर आप DM भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। इंस्टाग्राम पेज, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, सारे सोशल मीडिया पेजेस को फॉलो कर लीजिए और अपनी वीडियो पे प्रतिक्रिया देना बिल्कुल मत भूलिए। हम वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। सो प्लीज़ गिव योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।